हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आपके समक्ष फिर हम हाजिर हैं। हमारा मकसद यह है कि विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जो सारी सुविधाएं, जो सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराएं और बार बार रिपीट करें। आपके राइट्स क्या हैं विभिन्न कानूनों के तहत, और उस राइट्स के तहत आप कैसे यह मानते हुए या समझते हुए कि हम कानूनी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ सकते हैं कि मुकदमेबाजी तो पैसे वालों का वो है, तो यहाँ मुकदमेबाजी के अलावा भी व्यवस्था है। मध्यस्थता से, लोक अदालतों के माध्यम से, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से, प्री लिटिगेशन के माध्यम से समझौते हो जाते हैं। दूसरे, कहीं भी आप मुसीबत में हैं और कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो एक नंबर ज़रूर नोट करिए जो हम हर एपिसोड में स्क्रॉल में चलाते हैं, वो है 15-100 15100। कभी भी ऐसा लगे कानूनी सहायता की तुरंत ज़रूरत है तो आप वहाँ मिल लीजिए। दूसरी बात कि हर जिला अदालत में, और अगर सब डिविजनल अदालत है तो वहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकार का दफ्तर है। डिस्ट्रिक्ट में है तो डालसा बोलते हैं, वहाँ जाइए, किसी से पूछिए वो बता देंगे। बोर्ड भी लगा रहता है, वहाँ आप अपनी शिकायतों को बता सकते हैं और वहाँ से ज़रूरी कानूनी परामर्श या सलाह आपको दी जाएगी। कोई खर्चा नहीं है, बिना खर्चे के ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं। दूसरे कि कभी कानूनी पेंच में फंस गए या अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, वैसी स्थिति में आपको विधिक सेवा प्राधिकार अगर खास श्रेणी में आते हैं तो पूरी की पूरी कानूनी परामर्श निःशुल्क, एडवोकेट निःशुल्क, और आपके कानूनी लड़ाई के लिए जो खर्च होगा वो सारी व्यवस्था वो लोग करेंगे, कोर्ट में जो खर्च होगा। इसके लिए भी आपको विधिक सेवा प्राधिकार जाना पड़ेगा। एक और सुविधा है कि डाकिया आपके यहाँ आते हैं, डाकिया के मोबाइल से भी आप भेज सकते हैं। डाकिया कहिए, डाकिया के मोबाइल में एक ऐप है, उस ऐप से विधिक सेवा प्राधिकार को वो परामर्श भेज देंगे। आज हम बात करेंगे देश के नौनिहालों का बच्चों के अधिकार पर। हमारे साथ बात करने के लिए रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि भास्कर जी हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि चाइल्ड राइट्स का मतलब क्या है। राइट्स तो जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के अलावा ये सब अलग अलग करके कि महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, बच्चों के क्या अधिकार होंगे, पति पत्नी के क्या अधिकार होंगे, बुजुर्गों के अधिकार होंगे, तो बच्चों के लिए जो राइट्स है वो राइट्स क्या है? मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने टॉपिक वाइज टॉपिक जो ये कवर करने का शुरू किया है और एक लार्जर अप्रोच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारा जो सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। देखिए, बच्चे, महिलाएं हों या अलग अलग सेक्शंस में जब बांटा गया है कानून के दायरे से, ये सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं। ये वो सेक्शंस हैं जिनको शायद अपने राइट्स के बारे में जो बेसिक जानकारी चाहिए वो उनको नहीं उपलब्ध है। इसीलिए उनके लिए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, जो वेनाइल जस्टिस केयर एक्ट जो बनाया हुआ है, या आप देखेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया हुआ है या चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया हुआ है, इनको एक विशेष श्रेणी में लाके इनका बेसिक जो फंडामेंटल राइट है, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, चाहे वो उसके शिक्षा का अधिकार हो, चाहे इनको बेसिक न्यूट्रिशन का अधिकार हो, तो इन सबको राइट टू लाइफ के तहत सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में कवर किया गया है। नहीं, जैसे कि अपने यहाँ संविधान में धारा अनुच्छेद 21 है, उस 21 में जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। एब्सोल्युटली। नहीं,
जी। ये गरिमा शब्द जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम है। डिग्निटी, अब डिग्निटी को समझना और समझाना जो शासन प्रशासन है, जो लोग हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो समझते हैं लेकिन दूसरे की भी डिग्निटी कुछ होती है, वो नहीं समझते हैं। तो ये राइट्स, बच्चों की भी डिग्निटी होती है, महिलाओं की भी डिग्निटी होती है, और SC ST कैटेगरी में पैदा हो गए तो उनकी भी डिग्निटी है। तो बच्चों की डिग्निटी का कैसे ख्याल करें, उनके राइट्स को कैसे उनको ले जाएं ताकि वो एक बेहतर नागरिक बन सके, जो भारतीय संविधान की परिकल्पना है। मैं आपको बच्चों की जहाँ तक हम बात करते हैं, मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसे बच्चे जिनके लिए वर्ड यूज़ किया गया चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। वैसे बच्चे जिन्होंने कुछ अपराध किए हैं उनको हम एक्यूज़ नहीं कहते। जब हम डिग्निफाइड तरीके से उनके जीने की बात करते हैं तो उनके जो होम्स होते हैं उनको हम प्रोविशन होम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं। वो नॉर्मल जेल नहीं होता है। डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए लाइफ में जो जो चीज़ें फंडामेंटल हैं, आप जितने भी मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, जब आपने डिग्निटी की बात करी कि भाई ये डिग्निटी तो बहुत बड़ा टर्म है, बच्चों की डिग्निटी को कैसे सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों की डिग्निटी को सिक्योर करने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ें जो हैं, 2 चीज़ें की आवश्यकता होती है जिनसे कि बचपन को सिक्योर किया जा सकता है। उनको मिनिमम न्यूट्रिशन, जीने के लिए जो फूड चाहिए वो मिले, उनको बेसिक शिक्षा मिले। राइट टू एजुकेशन में आप देखेंगे 6 से 14 तक फ्री एजुकेशन की बात करती है गवर्नमेंट। तो जब तक उनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उनके बारे में क्या उनके अधिकार हैं, उनको स्कूल के लेवल पे सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा। गरीब से गरीब जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। वो भी तो एक डिग्निटी का पार्ट है। जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो पढ़ेंगे कैसे? लेकिन इस पूरे सिस्टम में अगर मैं राइट टू एजुकेशन, जो एक मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ दिखता है गवर्नमेंट के पार्ट में, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ उसको। जब हम राइट टू फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो हम 6 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों की बात करते हैं। कानून कहता है कि 6 साल मिनिमम एज चाहिए एक बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन करने के लिए। तो अगर आप वहाँ से काउंट करेंगे तो 14 साल जब उसकी उम्र होगी तो वो 8वीं क्लास में होगा। एक और दिक्कत है उसमें, और हम आपको बता देते हैं और दिक्कत क्या है कि वो जो दाखिला होगा वो UKG में हो, LKG में होगा। LKG में 1 साल दीजिए, फिर UKG में जाइए, तब 1 में एडमिशन होगा। हाँ। अगर ये है तो 2 साल तो ऐसे ही चला गया उसका, 6 2 8 तो ऐसे निकल गया, तो पढ़ के 6ठी में जाएगा। है कंसेप्ट 8वीं का, लेकिन पढ़ के वो 6ठी में जाएगा। राइट। इसमें जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, देखिए अगर हम इसको मान लें कि 6 साल की उम्र में ही बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं या पहले भी है 1 में चले आते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब वो 8वीं क्लास में होगा, आपने 14 तक का तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किया हुआ है। आपने प्राइवेट स्कूलों को भी ये मैंडेट दिया हुआ है कि उन बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस पे आप उनको एजुकेशन देंगे। बच्चे का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? 8वीं के बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। वो बच्चे जो गरीब माँ बाप के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, 8वीं तक तो उन्होंने पढ़ाई कर ली, 9th में दे आर नॉट इन अ पोजीशन, वो इतने सक्षम नहीं है कि जिन स्कूलों में वो 8 तक पढ़े हैं उसके स्टैंडर्ड को वो 12 तक मेंटेन कर पाए। तो एक तो बहुत बड़ा पॉलिसी में ही मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है। आप कम से कम बच्चों का एजुकेशन 12 तक तो सिक्योर करिए ताकि उसको स्कूलिंग एजुकेशन मिल पाए। दूसरा जो पहलू, अभी हम जब कानून की बातें करते हैं कि जब बच्चे किसी भी अपराध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जिसको हम एड्रेस करते हैं चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, रिफॉर्म के लिए हमारे लेवल पे टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी जैसे लास्ट का भी जो दिवाली का फंक्शन निकला है, हमने, हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ने, हम सब ने दिवाली ऑब्जर्वेशन होम में मनाया, उनके साथ मनाया। उन्होंने कई तरह के अपने जो स्किल्स उन्होंने वहाँ पे सीखे उनका उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और जब हमने उनसे पूछा तो उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो सरकमस्टांसेस से फंस गए, और ये सरकमस्टांसेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं किया, वो हमारे और आपके समाज ने ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट किया कि वो फोर्स्ड हो गया ऐसे जुर्म को करने के लिए, जो शायद अगर उसको शिक्षा मिला होता, सही दिशा में उसको गाइडेंस मिला होता तो वो नहीं जाते। तो एक तो हम उनको सिक्योर करते हैं कि जितना रिफॉर्म हो सकता है उनका रिफॉर्म हो। दूसरा जो एक वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो बच्चे विक्टिम हो गए किसी ऑफेंस के,
जिसको हम पॉक्सो के तहत डील करते हैं, बड़े सेंसिटिव मैटर्स भी होते हैं, उनके लिए कोर्ट में एक अलग से कोर्ट बनाया गया है जो चाइल्ड फ्रेंडली है, चाइल्ड सेंसिटिव हैं, और वहाँ पे उनको एक्यूज को फेस नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से हम उसकी डिग्निटी बात कह पाते हैं और उनकी पहचान को हम रिवील नहीं करते हैं। ये एक लॉ का ही मैंडेट है। जैसे कि अगर फीमेल के केस में हो तो वैसे भी रिवील नहीं करना है उनके आइडेंटिटी को, बच्चों के केस में भी ये मैंडेट है, हम उसके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं। और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जिससे कि अगर जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर किसी बच्चे का बयान दर्ज करना है तो हमारा लॉ का मैंडेट है कि बयान दर्ज करने के लिए जो पुलिस भी जाएगी वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में जाएगी, पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी। उनके कंफर्ट के जगह पे उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उनके गार्जियन माँ बाप उनके उपस्थिति में। तो कानून का मैंडेट तो है, लेकिन कई जगह पे, जैसे एक एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एक बच्चे को लेकर के 2-3 चीज़ें जो एज ए सेक्रेटरी के तौर पे मैंने फेस किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं कानून की कि कानून से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा एरिया है कि सोशली उसका अपग्रेडेशन कैसे होगा, सोशली उसको सेफ कैसे रखेंगे, और सोशली हम उनको वो मिनिमम बेसिक चीज़ें कैसे दें जिससे कि वो डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएँ। हम थोड़ा सा आ रहे हैं, इसी को थोड़ा सा आप विस्तार दीजिएगा। झारखंड के कंसेप्ट में अगर हम देखें, झारखंड को फोकस करके देखें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा एनेमिक बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा एनेमिक महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषित महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, जबकि पिछले 50 सालों से आंगनबाड़ी और इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और सारा कुछ चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि झारखंड के कंसेप्ट में खास करके आप संथाल पन्ना के इलाके में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा एकल महिलाएं मिलेंगी और सबसे ज़्यादा ऑर्फन बच्चे मिलेंगे जिसके बाप ने त्याग दिया है। अब माँ के पास यह कैपेसिटी नहीं है कि माँ उसको पढ़ा सके। यह बात ठीक है कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था, यह बात ठीक है कि बीपीएल में उसको प्राइवेट स्कूल में, लेकिन माँ के पास वो हैसियत ही नहीं है, ना माँ को वो जानकारी है। उस तरह के बच्चों को भी आप बताएं कि उनको जो लीगल राइट्स है उस लीगल राइट्स में कहाँ आता है जहाँ पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था हो सकती है। माँ बाप में तलाक हो गया, जो संथाल पन्ना कंसेप्ट में कह रहा हूँ, माँ बाप में तलाक नहीं हुआ, वहाँ तो मैंने कुछ दिन रहे साथ में फिर अलग हो गए। आपके खूंटी में ये बड़ी संख्या में केस है, ढोकू प्रथा, तो उसमें बच्चे हो गए। अब तो उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को कैसे डील करें? इसीलिए आप देखिएगा झारखंड के कंसेप्ट में यह भी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है। पहला तो अभी कल ही परसों छपा है कि आधार ही नहीं बना उनका। आधार बनेगा कैसे? बाप देगा अपना वो कागज तब ना आधार बनेगा, उसको कैसे करें? देखिए, इसके संदर्भ में मैं आपको एक अभी केस स्टडी बताता हूँ। जून के मंथ में सुप्रीम कोर्ट से एक गाइडलाइन आया, वो कैंपेन का नाम साथी कैंपेन था। उस साथी कैंपेन के तहत क्या था कि हमें निराश्रित बच्चों को आइडेंटिफाई करना था पहले फेज में, और वो ब्लॉक लेवल विलेज लेवल तक करना था हमें। निराश्रित का उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ था ऑनरेबल कोर्ट ने, जरूरी नहीं है कि उनके माँ बाप की डेथ हो गई हो, अनाथ तो एक लिमिटेड कैटेगरी होगा, जरूरी नहीं है कि वो रोड पे ही मिले, हो सकता है कि वो अपने किसी रिलेटिव के पास भी हो सकता है कि माँ बाप अलग हो गए। यहाँ एक प्रथा है, उस प्रथा में अमीर जो पड़ीदार है या अमीर रिलेटिव जो है वो बच्चे को अपने यहाँ रख लेता है, उसका गाय भैंस चराएगा। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ। तो जब हमने डेस्ट्यूट बच्चे को, निराश्रित बच्चे का हमने आइडेंटिफिकेशन शुरू किया, टाइमलाइन फिक्स था कि सबसे पहले क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद 3 चीज़ें करनी थी। पहला, जो भी आपने बताया कि आधार नहीं है उसका, जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है उनका आधार कार्ड बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। दूसरा, अगर मैलन्यूट्रिस है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो उनका प्रॉपर इलाज कराना है। एंड थर्ड, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना है। 3 फेज में था, लगभग 3-3.5 महीने का टाइम हमें मिला। हमने ब्लॉक स्तर पे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन शुरू किया। ऑलमोस्ट 1500 बच्चे रांची में, और ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब ये कैंपेन एग्जॉस्टिवली हम शायद नहीं कर पाए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा एग्जॉस्टिव था, क्योंकि जितना टाइम लिमिट था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से
कोलैबोरेट करके विलेज लेवल पे जाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। हमने ब्लॉक को क्लब किया तो ये डेटा आया, लगभग 1500 डेटा आए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? गवर्नमेंट के सारे अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाया हुआ था, ऑलरेडी टीम डिसाइडेड थी कि उसमें आधार के भी लोग होंगे, एग्जीक्यूटिव साइड से भी होंगे, ऑल द मेंबर, एंड इट वाज बीइंग लेड बाय मी एज अ सेक्रेटरी डीएलएसए। जब हमने 1500 बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि इनका आधार कैसे बनेगा। अब आधार का जो फॉर्म है उसमें जितने कॉलम हैं, आधार के जो रिप्रेजेंटेटिव वो बता रहे हैं कि सर इन सारे कॉलम में से कोई भी कॉलम अभी वैलिड नहीं है, अगर मैं लिख के दे दूं, ग्राम पंचायत लिख के दे देगा तो इनका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। तो वी वर क्लूलेस। ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं था, जिनका जन्म प्रमाण पत्र था तो चलो एक बेसिस है, उनका तो बनाना फिर भी ईजी है। हमने कोशिश किया कि कैसे बना सकते हैं। निराश्रित बच्चे हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन में रह रहे होते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो उनका आधार कार्ड बन जाता। लेकिन चूंकि वो ज़्यादातर उनकी संख्या थी जो अपने गांव में रिलेटिव, जैसे आप बताए, किसी के यहाँ रह रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो इनका बनना बहुत मुश्किल था। फिर कई राउंड्स की मीटिंग के बाद हमने जितने भी लोग के मेंबर थे उस कमेटी में, उनको ये कन्विंस किया कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक रास्ता निकल के आया कि जितने बच्चे हैं इनको, जो इंस्टीट्यूशन में कभी कभी आते हैं, कुछ ओपन शेल्टर है जहाँ पे बच्चे आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं, और सब ने मिलकर रेजोल्यूशन किया कि उन बच्चों को हम 2 लेवल पे वेरिफिकेशन कराएंगे। एक तो विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे वेरिफिकेशन का काम मुखिया का होगा, सरपंच का होगा, जो उसको जानता है पर्सनली। उस वेरिफिकेशन के बाद वो वेरिफिकेशन को हम अपने पीएलवी के माध्यम से सर्टिफाई करेंगे कि जेन्युइन है, और उसके बाद हम सब ने 2 लोगों को, जो सुपरिटेंडेंट बालाश्रय हैं और जो सुपरिटेंडेंट प्रेमाश्रय हैं, जो लड़कियों के लिए है, और बालाश्रय जो लड़कों के लिए है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया उनको, क्योंकि वो भी हमारे साथ कैंपेन में थे। मैंने कहा आप कैंपेन में थे, हम जाके मिले हैं, तो तब जाके अभी तक हमने लगभग 450 बच्चों का ही बनवा पाए हैं। नहीं, कंप्यूटर में जो ऐप डाला हुआ है, उस ऐप में उस कॉलम को एक्सेप्ट करेगा तब ना। आपने तो इतनी कोशिश करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डाल करके 1500 में 450 करा लिया। हाँ, उसमें क्या है कि जो उनको चाहिए था, नहीं, फादर का वो चाहिए ना, आधार तो चाहिए ना, फादर मदर का तो आधार मस्ट है। जब आप साथी कैंपेन के तहत बना रहे थे तो उसमें ये मैंडेटरी नहीं था कि उनके फादर का भी हो, ये मैंडेटरी नहीं था कि उनकी मदर का भी हो। अगर वो नहीं भी है, उनका नहीं भी बना हुआ है, तो स्टिल वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, इंस्टीट्यूशन होम में बच्चे जरूरी नहीं है कि उनके मदर फादर का पता भी हो, नहीं भी पता है तो लॉ मैंडेट करता है कि उनका बन सकता है। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, जहाँ पे हमें लगा कि इसको यूज़ करके उनको एक पहचान दी जा सकती है, तो हमने उनको पहचान दिया है। अभी नेक्स्ट लेवल पे हम आ रहे हैं कि हम उनको मेन स्ट्रीम में सोशल वेलफेयर स्कीम से जोड़ने के लिए वी आर ट्राइंग कि हर एक बच्चे को, कईयों के हमने स्कूल में दाखिला कराया आधार बनने के बाद, वो स्कूल ही नहीं जा रहे थे। तो ये तो एक हमारे कैंपेन का पार्ट है। अभी कैंपेन स्टिल चल रहा है, अभी हमने उसका अक्टूबर में रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट फेज में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं छूटे उसमें से कि जिनका पहचान बन सकता है और नहीं बना हो। उसमें कुछ इंजेन्युइन केस भी आए जिनके माँ बाप भी हैं लेकिन किसी कारण से नहीं बन रहा, तो दे आर कमिंग ऑल्सो। तो वो तो प्रोसेस का पार्ट है, स्क्रूटनी किया, उसको हटाया, वो तो हो ही जाएगा उन लोगों का। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है मधुकर जी, जहाँ जो बच्चे। दूसरा ये आप जानना चाह रहे थे कि झालसा ने गवर्नमेंट का ये स्कीम होगा चलाया था कि स्पॉन्सरशिप स्कीम, और एक और स्कीम था किस तरह के बच्चे जिनके साथ पास साधन नहीं है पढ़ाई लिखाई के, बाप छोड़ दिया है, माँ के पास कोई साधन नहीं है, तो इस तरह के बच्चों के लिए व्यवस्था किया। क्या है ये स्कीम, क्या है? इधर बीच में लग रहा है कि बहुत दिनों से हम प्रोग्राम भी नहीं किए हैं, इसलिए हमको लगता है वो ढीला ढाला पड़ गया है। वो ये है प्रोग्राम क्या? सिर्फ इस पर हमने किया था। हाँ। संतोष कुमार उस समय यहाँ हुआ करते थे। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। उस समय एक्चुअली देखिए है क्या कि टाइम टू टाइम कुछ स्कीम्स सुप्रीम कोर्ट से आती हैं, सोशल स्टेटस को देख के, कभी जुडिशियल माध्यम से, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के माध्यम से आती हैं। अभी फ़िलहाल हम जिन भी ऐसे बच्चों को स्कूलिंग या कहीं और से जोड़ते हैं, तो हम एग्जीक्यूटिव साइड से कोलैबोरेट करके ही जोड़ते हैं। डीएलएसए के पास एक्सक्लूसिव ऐसे कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है कि जिनसे कि हम लोग
अपने फाइनेंस पे करके उनको मेन स्ट्रीम में गवर्नमेंट के साथ वो था, गवर्नमेंट के साथ के स्पॉन्सरशिप स्कीम, खैर उसमें बाद अगली बार चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की कुछ 3 स्पॉन्सरशिप स्कीम हैं जो जिनका हम लोग लाभ लेते हैं बच्चों के लिए अलग अलग। एक तो एक वन टाइम, अगर माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई तो वन टाइम उनको 40,000 रुपीज़ देने का स्कीम है। अगर माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दूसरा स्कीम अगर हम आते हैं तो 4,000 पर मंथ, अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हो। मेरे हिसाब से 1,800 रुपये का स्कीम था, जिसमें कि अगर वो स्पॉन्सरशिप कोई किसी से दिला दिया जाएगा स्पॉन्सरशिप स्कीम, उसको स्पॉन्सर करेगा 1,800 रुपये डीएलसी जलसा के माध्यम से, उसको पैसा मिला, गवर्नमेंट से टैग होगा वो। खैर उस पर हम लोग बात करें, उसे छोड़ दिया, जो आपके पास है वो बताएं। अभी जो मैंने आपको बताया, एक तो है कि वन टाइम पैसे दिए जाते हैं उसमें, लेकिन ये है कि माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु होगी, वो ऑर्फन के लिए है। दूसरा स्कीम जो बच्चों से जुड़ा हुआ है वो है कि 4,000 पर मंथ उनको मिलता है। दैट इज़ फॉर 3 या 4 साल के लिए उनको मिलता है, स्पॉन्सरशिप स्कीम है। जैसे ही वो 8th पास करते हैं तो उसके बाद फिर उनको गवर्नमेंट की दूसरी योजनाओं से जोड़ के कंटिन्यू किया जाता है। मैं अभी उस योजना का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये हम सोशल वेलफेयर के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर के साथ हमें ये 3 मेजर स्कीम्स मिले जिनका हम फ़ायदा ऐसे बच्चे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। चूँकि बात बच्चों की हो रही है तो मैं आपको आपके माध्यम से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे बच्चे मानसिक रूप से किसी तरह से सफ़र कर रहे हैं। होता क्या है, कई बार थाने में, कई बार ब्लॉक में, कई बार हॉस्पिटल में जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त हैं उनको उनके माँ बाप ही छोड़ के चले जाते हैं या कोई रिश्तेदार छोड़ के चला जाता है, या रोड पर भटकते रहते हैं। रोड पर भटकते रहते हैं ऐसे कई, और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हमारे पास रांची जैसे जगह में जो कि कैपिटल माना जाता है, हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे उनको रखा जा सके। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया जब मैं टाइम्स कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रहा था। वहाँ पे हमारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, हेल्थ मिनिस्टर भी आए हुए थे, कई सारे लोग आए थे। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि सर सिचुएशन आप देखिए कि हमारे झारखंड के बच्चे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, और जब सारा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सारे परेशान हो जाते हैं तो वो डीएलएसए को फ़ोन करते हैं, सर कहीं इसको एकोमोडेट करा दीजिए। रेंट पास वाले भी हमें कहते हैं सर हम इनको नहीं रख सकते यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रावधान नहीं है। बहुत पहले रेंट पास में वार्ड था लेकिन वो बंद हो गया, दोबारा से वार्ड बना नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर ये बच्चे जाएंगे कहाँ, इनके तो घर वालों ने छोड़ दिया, इनको हम क्या करें आप बताइए। नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे तो नॉर्मल बच्चे भी सफ़र करेंगे, नॉर्मल बच्चे के साथ मिसबिहेव करेंगे, जो आदत है, और सामाजिक जो परेशानी है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज काइंड इनफ, उसी प्रेजेंटेशन के दौरान में उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को फ़ोन किया और अपने अभिवादन में उन्होंने मुझे एज ए सेक्रेटरी डीएलएसए को ये इंश्योर किया कि सर हम एक 100 बेड हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली ऐसे बच्चों के लिए रिनपास के अंदर बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तो आई वाज थैंकफुल टू हिम फॉर बीइंग प्रोएक्टिव। लेट्स सी कि वो कब शेप अप लेता है, लेकिन ऐसे बच्चों को रखना नहीं, फिलहाल तो वो कर ही सकते हैं। रिनपास में इतनी व्यवस्था तो हो सकती है, किसी वार्ड में डाल दें, तत्काल इलाज चलता रहे और उन बच्चों को ये कहना इसकी स्किल दिया जाए। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से अगर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तक ये बात जा सकती है तो मैं बहुत जल्दी मैं एक बार उनको लिखूंगा भी रिमाइंडर के तौर पे। लेकिन मेरी रिनपास के जब डायरेक्टर साहब से बात हुई तो मुझे पता चला कि पहले यहाँ पे बच्चों का वार्ड हुआ करता हमको पता है, ठीक है, लेकिन इन द प्रोसेस वो बंद हो गया। अब क्या टेक्निकल कारण से बंद कर दिया, पैसा चाहिए ना उसके लिए, बजट जब तक एलोकेट नहीं करेंगे बजट का पैसा नहीं जाएगा। दूसरे की उसके लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सब अलग चाहिए। राइट, ये बहुत सारी चीजें हैं ना। देखिए अगर एक वेलफेयर स्टेट, समय हमारा खत्म हो रहा है और ये चाइल्ड्स जो है ना नौनिहाल हैं, उनके लिए बहुत सारा समय चाहिए। तो आज का समय तो बस इतना ही, लेकिन इस मामले को हम आगे भी अगले एपिसोड में बात करेंगे कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और कैसे अवेल कर सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर से क्या मिलेगा, डीसी साहब के यहाँ से क्या मिलेगा, सेक्रेटरी साहब के यहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से कैसे वो जुड़ें
अपनी बात ले जाए, ताकि उनको उनके अधिकार के मुताबिक वेलफेयर के जितने स्कीम है सब वो मिल सके और वो भी एक बेहतर नागरिक बन सके। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जोहार, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।